हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति एंड वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ज्ञान। आज हम लोक प्रशासन के ही एक भाग सुशासन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये लोक प्रशासन सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1963 डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, ऑप्शन बी 1963 मोरारजी देसाई, सी 1968 मोरारजी देसाई या डी 1969 डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। इसका राइट आंसर है ए 1963 लक्ष्मीमल सिंघवी। देखिए, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त नाम 1963 में मशहूर कानूनविद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने दिया था। लोकपाल केंद्र में होता है, लोकायुक्त राज्य में होता है। और देश के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। ये 19 मार्च 2019 से पद पर नियुक्त हैं और ये 2022 तक पद पर रहेंगे। पीसी घोष कलकत्ता हाईकोर्ट के जज और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो हमें इनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी समिति 1962 में गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या के अध्ययन व निवारण हेतु गठित की गई? ए पॉल एच अपेलबी आयोग, बी प्रशासनिक सुधार आयोग, सी के संथानम समिति या डी अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर है आंसर सी के संथानम समिति। देखिए, समिति और आयोग से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रशासनिक सुधारों से जो भी संबंधित मुख्य मुख्य समिति और आयोग है, हम उसको एक साथ देख लेते हैं ताकि हमें इनका सही क्रम भी ज्ञात हो जाए और हमको आसानी हो याद करने में। देखिए, जो स्वतंत्रता से पहले के जो प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रयास किए गए थे, उनमें मुख्य रूप से है एचिसन आयोग, ली आयोग, टाटनहम रिपोर्ट, इस्लिंगटन आयोग और 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासनिक सुधारों की दिशा में जो प्रयास किए गए थे, उनमें पहला है वाजपेयी समिति, जिसे सचिवालय पुनर्गठन समिति भी कहते हैं। ये 1947 में गठित हुई थी। मितवेता समिति, जो कि 1948 में उद्योगपति कस्तूरभाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अयंगर समिति प्रतिवेदन 1949 में गठित हुआ था। गौरवाला रिपोर्ट, जो कि 1951 में आई थी और लोक प्रशासन के ऊपर एक रिपोर्ट थी। ये तत्कालीन प्रशासन और उसकी प्रणालियों की जांच करने से संबंधित थी। गोपाल स्वामी प्रतिवेदन, ये 1952 में प्रस्तुत हुआ था। पॉल एच अपेलबी प्रतिवेदन, ये भी 1952 में ही आया था। और 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 सितंबर को, बी 25 जून को, सी 11 जनवरी को या डी 25 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है डी 25 दिसंबर को। देखिए, वर्ष 2014 में जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके वर्षगांठ पर ही सुशासन दिवस की शुरुआत की गई है। और 25 दिसंबर 2019 को सरकार ने देश में शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए सुशासन सूचकांक भी जारी किया है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि सुशासन सूचकांक कब से जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ निर्धारित किए गए हैं? ए 7, बी 9, सी 8 या डी 6। इसका राइट आंसर है आंसर बी 9। देखिए, 2015 में जो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरुआत की गई है। इसकी डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से स्तंभ है ये? देखिए, पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे होना चाहिए, दूसरा मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तीसरा ई गवर्नेंस होनी चाहिए, चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन के तहत ग्राम पंचायतों को 2017 तक इंटरनेट से जोड़ना, पांचवा सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहुंचाना, छठा ऑनलाइन सूचना या सबके लिए सूचना, सातवां इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का निर्माण करना और आठवां
रोजगार परक सूचना और प्रौद्योगिकी। 9वां है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम मतलब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए जो भी बुनियादी ढांचा तैयार करना है वो तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सुशासन देन है, किसकी देन है सुशासन? ए समाजवाद की, बी उदारवाद की, सी पूंजीवाद की या डी नव उदारवाद की? इसका राइट आंसर है आंसर डी नव उदारवाद की। देखिए, जो सुशासन की जो अवधारणा है वो सीमित शासन और नागरिक अधिकारों से जुड़ी हुई है, और सुशासन आर्थिक रूप में नव उदारवाद या बाजारवाद को ही बढ़ावा देता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, इसलिए ये नव उदारवाद के ज़्यादा समीप है। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2004। इसका राइट आंसर है बी 2005। देखिए, वर्ष 2005 में संसद ने सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया था, और अब देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, और वो सूचना जनहित से संबंधित होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कोई भी योजना से संबंधित जानकारी लेनी हो या जो कोई गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, तो वो हम 30 दिन के अंदर अंदर वो सूचना हमें मिलेगी। ये अधिकारी को बाध्यता है, अधिकारी को सूचना देना बाध्यकारी है। लेकिन देखिए, इसमें भी कुछ कैटेगरी है जिसमें सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे अगर देश की प्रभुसत्ता या अखंडता को कोई खतरा हो, ऐसी कोई सूचना हो, या ऐसी कोई सूचना हो जिससे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हों, या संसद या राज्य विधायिका के विशेष अधिकार हैं उनका हनन होता हो, तो हमें उन अधिकारों को भी जानना चाहिए और उनकी लिमिटेशंस को भी जानना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस विषय में हमें सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो के अनुसार सुशासन का अभिप्राय है। ऑप्शन ए दार्शनिक राजा, ऑप्शन बी परिवार का साम्यवाद, ऑप्शन सी न्याय पर आधारित या ऑप्शन डी क्रांति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है आंसर सी न्याय पर आधारित शासन। देखिए, प्लेटो की रिपब्लिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है वो न्याय ही है, और उसका जो न्याय है वो कार्य विशिष्टता और अहस्तक्षेप की नीति की बात करता है। यानी उसके अनुसार प्लेटो क्या कहता है? मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिसका पालन करना समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से होना आवश्यक होता है। विवेकी व्यक्ति दार्शनिक शासक हो सकता है, और साहसी गुणों वाला व्यक्ति सैनिक वर्ग में हो सकता है। लोभी या तृष्णा रखने वाला व्यक्ति उत्पादक वर्ग में होता है, और यही न्याय है और यही सुशासन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लोकायुक्त की संस्था निम्नलिखित में से किसके अनुरूप है? ए रूस का प्रोक्यूरेसी, बी ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री कमिश्नर, सी स्वीडन का ओम्बुड्समैन या डी फ्रांस का काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका राइट आंसर है आंसर सी स्वीडन का ओम्बुड्समैन। देखिए, सबसे पहले स्वीडन में ही 1809 में ओम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। वहाँ के संविधान में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस के रूप में इसे स्वीकारा गया है, और ओम्बुड्समैन है वो एक स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट। एक ऐसा आदमी जिसे भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अकुशलता या कुशासन से नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी होती है, और उसकी नियुक्ति इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रशासनिक सुधार हेतु गठित आयोगों में से नहीं है? ए वाजपेयी समिति, बी आयंगर प्रतिवेदन, सी इस्लिंगटन आयोग या डी मितव्यता समिति। इसका राइट आंसर है सी इस्लिंगटन आयोग। हमने वीडियो की शुरुआत में देखा है कि वाजपेयी समिति, आयंगर प्रतिवेदन और मितव्यता समिति तीनों स्वतंत्रता के बाद की है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का नहीं है। तो इस्लिंगटन आयोग है वो स्वतंत्रता पूर्व का आयोग है, बाद का नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यतंत्र को क्रमानुसार लगाएं। पहला है केंद्रीय जांच ब्यूरो,
दूसरा है भारतीय दंड संहिता, तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग, या चौथा भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम। इन चारों को हमको क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले है भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में आई थी। फिर है भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम जो कि कब आया था, 1947 में। थर्ड नंबर पर है केंद्रीय जांच ब्यूरो जो कि 1963 में आया था और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की हेल्प करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए 2413। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त बिल को लोकसभा में कब पास किया गया था? ऑप्शन ए 31 जनवरी 2013, बी 16 जनवरी 2014, सी 1 जनवरी 2014 या डी 27 दिसंबर 2011। इसका राइट आंसर है डी 27 दिसंबर 2011। देखिए, लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 27 दिसंबर 2011 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाई, इस कारण वो प्रवर समिति को सौंप दिया गया था और इस पर काफ़ी लंबी चर्चा की गई और कुछ संशोधनों के साथ इसे 17 दिसंबर 2013 में राज्यसभा ने पारित किया था, जिस पर राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए गए और लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 16 जनवरी 2014 से लागू माना गया। हमें ये ध्यान रखा है कि प्रश्न में पूछा क्या है। प्रश्न में अगर पूछा है कि लोकसभा में कब पास किया है तो हमें वो ध्यान रखना है, और अगर पूछा जाता है कि अधिनियम कब से लागू किया गया है तो हमें वो ध्यान रखना है। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, तो हमें अवेयर रहना है कि एक्चुअली में वो हमसे पूछ क्या रहा है। ये स्मॉल डिटेल्स होती हैं ना, ये बहुत हमको फंसा देती हैं, तो प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी समिति ने सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता की अभिवृद्धि पर अपना प्रतिवेदन सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया? ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी पॉल एच एपलबी प्रतिवेदन, सी गोपाल स्वामी प्रतिवेदन या डी वाजपेयी समिति। तो इसका राइट आंसर है सी गोपाल स्वामी प्रतिवेदन। देखिए, 1952 में आर.ए. गोपाल स्वामी ने सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता की अभिवृद्धि, ये टॉपिक था जिस इस विषय पर अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से कौन सा सुझाव नहीं दिया है? ए लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति, बी प्रशासनिक व सार्वजनिक जीवन का दीर्घ अनुभव रखने वालों को ही राज्यपाल पद पर नियुक्त करें, सी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो या डी सूचना का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है डी सूचना का अधिकार। देखिए, 1966 को प्रशासनिक जांच और प्रशासनिक सुधार पुनर्गठन के संबंध में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था और ये 4 सदस्यीय आयोग था और इसके प्रथम सभापति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनुभवी व्यक्तियों को ही राज्यपाल पद पर नियुक्त करने का सुझाव भी दिया था और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए ये भी कहा था, लेकिन सूचना के अधिकार इसकी बात नहीं की थी। सूचना का अधिकार अच्छे शासन की मुख्य कुंजी है, ये सिफारिश किसने की थी? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जो कि 2005 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिबद्ध नौकरशाही का नारा भारत में किस दशक में प्रचलित हुआ था? ए 1980, बी 1970, सी 1960 या डी 1990। इसका राइट आंसर है बी 1970। देखिए, 1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात की थी। अब प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है? देखिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही में जो सिविल सेवक होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो सरकार की नीतियों और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों, लेकिन प्रतिबद्ध जो नौकरशाही के आलोचक हैं ना, वो इसे नौकरशाही का राजनीतिकरण कहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये तो एक तरह से लोकतंत्र और नौकरशाही के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध बात है कि आप किसी दल विशेष के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिटीजन चार्टर का प्रमुख सिद्धांत है? ए मानदंड, बी पारदर्शिता,
सी जवाबदेहिता या डी उपयुक्त तीनों? इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त तीनों। सिटीजन चार्टर के अंतर्गत प्रत्येक विभाग या संगठन नागरिकों को यह बताता है कि उस डिपार्टमेंट का जनता या उपभोक्ता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। नागरिकों को इन विभागों से क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? तो देखिए, मानदंड, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ये तीनों तो इसके सिद्धांत हैं ही। और इसके अलावा 4th नंबर पे है विकल्प, 5th नंबर पे है मूल्य और 6th नंबर पे है गुणवत्ता। ये भी इसी के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये 6 मेन इसके सिद्धांत है जो हमको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।